दोस्तों अभी आप इस सुविधारगंज स्टेशन देख पा रहे होंगे। ये प्रयागराज जंक्शन से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तो मैं आपको यह बताता चलूँ कि बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोस्तों आप। यहाँ हम कुंभ के लिए आए हुए हैं और अभी सुबह का 4 साढ़े 4 बज रहा है। तो मैंने सोचा अभी थोड़ा सा अंधेरा है और उजाला हुआ जाए तो हम आगे की ओर प्रस्थान करें। तो अब हम ये क्या कर रहे हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा एक चैनल तो ऑलरेडी है ही फर्स्ट क्लास नॉलेज नाम से। तो हम यहाँ ये क्या क्यों हमने ये बनाया दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि देखो फ़िलहाल तो अभी हम ये जा रहे हैं। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे काफ़ी भीड़ नज़र आ रही होगी आपको और ये रेलिंग है। तो हम अपने परिवार के साथ फ़िलहाल यहाँ पर कुंभ के लिए आए हैं। प्रयागराज जंक्शन नहीं गए हैं, इस सुविधारगंज आए हैं हम। उसके पीछे वजह ये है कि सरकार ने कुछ स्पेशल ट्रेन चलाई, कुंभ स्पेशल, और वो ट्रेनें जो हैं कि प्रयागराज जंक्शन पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो उसकी वजह से आसपास के 4-5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर जो छोटे मोटे स्टेशन है वहाँ पर लोगों को रुकाया जा रहा है, ट्रेन रुक रही है उधर, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। तो अब आप देखिए, हम आपको यहाँ पर सब कुछ दिखा रहे हैं। देखिए कितना सब कुछ नज़ारा यहाँ पर दिख रहा होगा, लाइट जल रही होगी भी। तो यहाँ से काफ़ी लंबा चौड़ा स्टेशन फैला हुआ है और यहाँ से लोग जा रहे हैं। तो हाँ, हम फिर से उसी मुद्दे पर आते हैं। हमने बताया था कि हमने एक चैनल क्यों बनाया, फर्स्ट क्लास नॉलेज हमारा चैनल था ऑलरेडी। उस पर हम सनातन विरोधी जितने भी लोग हैं उनके सवालों के जवाब देते हैं। देखिए आपको यहाँ पर भीड़ दिख रही होगी, तो देखिए कितने लोग आ रहे हैं। यहाँ पर प्लेटफॉर्म संख्या 2-3 लिखा हुआ है। तो बात यह है दोस्तों कि हमने ये चैनल इसलिए भी बनाया कि हम फर्स्ट क्लास नॉलेज चैनल पे जवाब देते रहते लोगों को, जो हमारे सनातन विरोधी थे, उनके सवाल जो रहते थे उस पर हम उनके जवाब देने का काम उस वीडियो में, उस चैनल पर हम वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। तो ये चैनल हमने इसलिए बनाया कि हमें बहुत सारे लोगों ने पर्सनली मैसेज किए कि अरविंद भाई आप एक काम कीजिए, क्यों ना कुछ हमें जिन धार्मिक स्थलों की बात आप करते हो या ऐतिहासिक स्थलों की बात करते हो, तो उसके रिगार्डिंग हमें वो जगह आप दिखाइए। तो हमने कहा चलिए करते हैं, घूमना हमारा अक्सर होता ही रहता है। तो इसलिए अब देखो कितनी भीड़ पीछे नज़र आ रही होगी और हम बड़े उत्साहित नज़र आ रहे हैं। आपको यहाँ लाइट जल रही है, सुबह के 4 साढ़े 4 5 बज रहा है इस समय, और आप देखिए कितना भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है। तो अभी हम नीचे नहीं उतर पाए, भी सुविधारगंज जंक्शन के नीचे अभी आ रहे हैं, देखो इसकी तरफ आ रहे हैं। तो दोस्तों हमने कहा सही बात है कि हम तो अक्सर घूमते रहते हैं, तो हमें आई थिंक ये करना चाहिए। तो देखिए अभी लाइट ही लाइट चल रही है ना। तो अभी हम फिलहाल नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रीज़न है हमारे चैनल बनाने का। तो हमारा ये चैनल है, इसका नाम हम आपको बताते रहें कि पर्यटन व्लॉग विद अरविंद राजपूत, ये हमारे चैनल का नाम होगा। और पर्यटन, इसमें हम धार्मिक स्थल पे जाएंगे, चाहे वो हमारे मंदिर हों या फिर हमारी ऐतिहासिक कुछ जगह हों जिस पर हम घूमने जाएंगे। हम फिलहाल अभी कुंभ के लिए आए हुए हैं और अपने परिवार के साथ आए हुए हैं। तो अभी हम बाहर निकल रहे हैं सुविधारगंज जंक्शन के, और अब यहाँ से देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। तो फिलहाल हम अपने परिवार के साथ आए हुए हैं, यहाँ पर आपको नज़ारा दिखा रहे हैं हम। और अब देखते हैं यहाँ पर बाहर जाते हुए क्या है। यहाँ पर देखो ये पुलिस वाले भाई साहब खड़े हुए हैं निगरानी के लिए। तो यहाँ पर हम लोग बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकल कर देखते हैं क्या क्या माहौल मिलता है यहाँ पर हमें। और यहाँ पर थोड़ा अंधेरा हो गया है। हाँ, ये जो है फिलहाल लाइट चल रही है, कितना सुनहरा दृश्य नज़र आ रहा है, बहुत ही प्यारा नज़ारा नज़र आ रहा है इधर ही। तो अभी हम बाहर आए हैं और यहाँ पर देखो कितना रश नज़र आ रहा है, कितनी भीड़ कहाँ से लोग आए हैं कुंभ के लिए। तो हम लोग सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आप यहाँ पर गाड़ियाँ देख पा रहे होंगे और लोग खड़े हैं, जमावड़ा लगा हुआ है, स्टेशन से निकल रहे हैं। ये सुविधारगंज जंक्शन है और आप देखिए यहाँ पर ऑटो जा रही हैं। चौफट का हाई कोर्ट है ना, ये जाने का रास्ता, ये गाड़ी जा रही है। अब हमें भी, हम देखते हैं कौन सी गाड़ी मिलती है। और फिलहाल
ये टिर्री जा रही है, ई रिक्शा जिसे कहते हैं, बाइक है। तो कहाँ से क्या मिलता है देखते हैं हम। फिलहाल ये भी रिक्शा जा रहा है और हम यहाँ पर बैठ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हम चल रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ में जो संगम है वहाँ पर स्नान के लिए। दोस्तों, अब ज़्यादातर लोग कुंभ के बारे में क्या जानते हैं? कुंभ के बारे में जानते हैं कि ये 12 साल में आता है और संगम है, यहाँ पर 3 नदियों का मिलन है और यहाँ पर स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और ये सब कुछ मोटे मोटे तौर पर लोग जानते हैं। अब इसका असली महत्व क्या है? कुंभ का हमारे जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, विशेषकर वेदों की अगर हम बात करें, सबसे प्राचीन इनको माना जाता है। तो इसमें जो हमारे 4 वेद हैं उसमें भी सबसे प्राचीन अगर हमारा कोई ऋग्वेद है तो उसके 10वें मंडल के 89वें सूक्त में कुंभ शब्द का जिक्र मिलता है। यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो उसके 19वें अध्याय के 16वें श्लोक में इसका जिक्र मिलता है। और दोस्तों क्या है कि थोड़ा सा गला ख़राब हो गया हमारा, तो उसकी वजह से ऐसा थोड़ा सा परेशानी हो रही है। और अगर हम सामवेद की बात करें तो 6वें अध्याय के 3रे खंड में, अथर्ववेद की बात करें तो 4थे कांड के 34वें सूक्त के 7वें मंत्र में कुंभ शब्द का जिक्र मिलता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो हम जा रहे हैं तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि देखो बिल्कुल सूर्य की थोड़ी रोशनी नज़र आ रही है और यहाँ पर ये घाट नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी रहा करते हैं और अभी हम चलते जा रहे हैं। तो देखो ये जा रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों, ये सब हमने अभी अपने ग्रंथों से बताया कि कुंभ शब्द का जिक्र यहाँ पर किन जगह पर मिलता है। और अगर हम जो संगम की बात करते हैं, जो हमारी 3 नदियाँ हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, इसका भी जो है जिक्र मिलता है हमारे ऋग्वेद के 10वें मंडल के 75वें सूक्त में। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि सिर्फ यहीं पर मिलता है, बाकी अन्य जगहों पर भी मिलता है। वेदों में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर भी इन कुंभ शब्द का और नदियों का जिक्र मिलता है। देखो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं और यहाँ पर आपको एक पोस्टर नज़र आ रहा होगा और ये महाकुंभ का पोस्टर है। यहाँ पर गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी, है ना। तो ये काफ़ी जमावड़ा आपको नज़र आ रहा होगा और ये जो है हम प्रस्थान कर ही रहे हैं। और अब ये जो है धीरे धीरे अब आपको देखो यहाँ पर सुरक्षा बल भी नज़र आ रहे होंगे। तो दोस्तों, अब अगर हम कुंभ की बात करें तो कुंभ मेला जो है 4 जगहों पर हर 12 साल में लगता है। जैसे 3 साल बाद जो है हरिद्वार में, जैसे, और उसके 3 साल बाद प्रयागराज में। जैसे अभी मान लो जो प्रयागराज में है उसके 3 साल बाद नासिक में रहेगा, फिर 3 साल बाद जो है उज्जैन में रहेगा। इस प्रकार से जो है 12 साल का आप कह सकते हैं। ये देखो कितना जमावड़ा है, गाड़ियाँ, मतलब भीड़ इतना हो गया रश की वजह से, इतनी जो भीड़ है। यहाँ पर 2 फूलमाला आपको नज़र आ रही होंगी, है ना। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो इतना 12 साल के बाद लगता है तो उसकी एक अलग ही रौनक होती है, अलग ही उसका महत्व बढ़ जाता है। दोस्तों, अब बहुत सारे लोगों को इस चीज़ में डाउट होती होगी कि कुंभ जो है, कोई इसको कुंभ बोलता है, कोई महाकुंभ बोलता है, ये है क्या? तो हम आपके यहाँ स्पष्ट करते हैं कि कुंभ जो है दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है पूर्ण कुंभ मेला, यानी कि हम कहें कि जैसे जो कभी कभी केवल कुंभ या पूर्ण कुंभ भी आप इसको कह सकते हैं। ये 12 वर्ष में एक निश्चित स्थान पर होता है, इसे हम पूर्ण कुंभ कहते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ से जा रहे हैं दोस्तों। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये बैरिकेडिंग लगे हुए हैं और हम लोग यहाँ से एंट्री करते हैं और यहाँ से हम एक और गाड़ी हमने चेंज की यहाँ से, तो दूसरी गाड़ी में बैठते हैं। दोस्तों, यहाँ तक हम पैदल आए थे, तो यहाँ से अब हम लोग गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से देखो आपको सीलिंग का नज़र आ रहा होगा, ये पूरा नदी आपको नज़र आ रही होगी, देखो यहाँ से, है ना। तो ठीक है दोस्तों, फिर से उसी मुद्दे पर चलते हैं कि हमने अभी पूर्ण कुंभ मेले का जिक्र किया है। और दूसरा इसका प्रकार होता है दोस्तों, वो होता है अर्ध कुंभ। अर्ध कुंभ क्या होता है? जैसे प्रयागराज और हरिद्वार में 2 पूर्ण कुंभ हो गए, तो उनके बीच में जो लगभग हर 6 साल में होता है ना, कि हर 6 साल में एक अर्ध कुंभ लगेगा। दोस्तों, तीसरा प्रकार है आपका महाकुंभ। तो अभी ये देखो दोस्तों, ये आपको ये भीड़ नज़र आ रही हो, ये ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से ये भीड़ है। ये हमें बताया कि हमने यहाँ से पूछा कि नैनी से लोग आ रहे हैं। ये जो नैनी है, प्रतापगढ़ नैनी, यहीं पर ये पड़ता है, यहाँ से लोग आ रहे हैं, जिससे आप देख पा रहे होंगे।
और अभी हम जो है यहाँ पर उतर गए और यहाँ से हम लोग पैदल पैदल अब जा रहे हैं। तो और हम आपसे चर्चा करते जा रहे हैं दोस्तों, तो आपको कुंभ के बारे में पूरी नॉलेज मिलती रहे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं महाकुंभ की, जो कि हम जिस अभी प्रयागराज में जा रहे हैं ये भी महाकुंभ है दोस्तों। ये जो है 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद, यानी कि लगभग 144 वर्ष बाद होता है। अब आप सोच लीजिए कितना भव्य महाकुंभ है कि 144 वर्ष के बाद आ रहा है दोस्तों। ये वही महाकुंभ है दोस्तों। अगर हम इसको ये बात करें कि किस किस ऋतु में लगता है, जैसे ये हरिद्वार में बसंत ऋतु के चैत्र मास में, प्रयागराज में शिशिर ऋतु के माघ मास में, नासिक में वर्षा ऋतु के भाद्रपद में, और उज्जैन में ग्रीष्म ऋतु के वैशाख मास में पड़ता है। देखो अभी दोस्तों आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, और भी लोग चलते जा रहे हैं यहाँ पर, देखो कितना क्राउड आपको नज़र आ रहा होगा। तो हम भी साथ ही साथ पैदल चल रहे हैं और आपको दिखाते जाने यहाँ का पूरा नज़ारा। दोस्तों अगर हम मान्यताओं के आधार पर बात करें तो इस मेले का संबंध अगर हम कहें तो वो समुद्र मंथन से माना जाता है। लोगों का ये भी कहना है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से 14 रत्न निकले थे, जिनमें से एक रत्न था अमृत। दोस्तों इसी अमृत के लिए देवताओं और असुरों में आपस में झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से जो अमृत की जो बूंदें थी वो 4 जगहों पर गिरी। 4 जगहें आपको हमने बता चुके हैं कौन कौन सी हैं, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज, इन 4 जगहों। तो आप ये मान्यताओं के आधार पर कहते हैं कि इन्हीं वजह से जो 4 जगहों पर ये मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों मैं आपको यहाँ स्पष्ट ये बात कर दूं कि इस मान्यता का कोई भी प्रमाण हमारे पास नहीं। पुराणों में जो समुद्र मंथन का जिक्र जैसे है वो कई जगहों पर है, लेकिन उसकी वजह से होने वाले कुंभ मेले का जिक्र कहीं नहीं। दोस्तों अब आप देखिए यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा, इस पर यहाँ पर लिखे हुए हैं सारी चीज़ें। देखो क्या क्या लिखा हुआ यहाँ पर, संगम देखो 0.3 किलोमीटर, अखाड़ा क्षेत्र, बड़े हनुमान मंदिर, है ना, ये सब चीज़ें जो लगा हुआ है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और लोग चलते जा रहे हैं, मतलब रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं, संगम तक यात्रा कर रहे हैं लोग। अब कई सारे लोग क्या करते हैं कि बीच में कहीं रुक लिए और नहा लिए, बोलते हैं पानी गंदा है। अब संगम तक गए नहीं, अब संगम तक जाइए, स्नान कीजिए, भव्यता उस चीज़ की है। दोस्तों फिर क्या है, अब हम बात करते हैं कि कुंभ मेला मनाया क्यों जाता है। तो दोस्तों इसका ऐतिहासिक या पुरातात्विक कोई प्रमाण नहीं, हाँ इसका ज़रूर है कि कुंभ मेला मनाया कब से जाता है, इसका प्रमाण है। दोस्तों इसका प्रमाण हम दे रहे हैं, बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक, उसके सुत्त पिटक के मंजिम निकाय में खुद गौतम बुद्ध ने तीर्थ स्थलों में स्नान करने से मना किया है। दोस्तों जब गौतम बुद्ध इसमें मना कर रहे हैं कि तीर्थ स्थलों में स्नान नहीं करना चाहिए, तो इस बात से तो स्पष्ट हो रहा है ना, कि ये मेला बुद्ध से पहले का है। अब दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पर, देखिए ये संगम है और यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं, भीड़ लगी हुई है, कितने लोग एकत्रित हैं यहाँ पर दोस्तों। तो हम भी यहाँ पर आ चुके हैं और अभी बारी बारी से हमारे पहले लोग नहाएंगे, हमारे पहले फैमिली के कुछ और लोग नहाएंगे, तब तक उनका सामान हम रखवाली करेंगे। और आप देखिए यहाँ पर गंगा नदी है ना, आपको संगम आपको नज़र आ रहा, गंगा यमुना सरस्वती, तो हमारे पहले फैमिली के लोग नहाएंगे। तो हम तब तक चर्चा कर लेते हैं आपसे। तो दोस्तों हमने पहले जो है ग्रंथ है उसका हमने जिक्र किया। दूसरी बात हम बता रहे हैं कि जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके दरबार में यूनानी दूत मेगास्थनीज ने भी नदी के किनारे लगने वाले मेले का जिक्र किया है, उसका उल्लेख मिलता है दोस्तों। तो देखिए आपको यहाँ पर ये निगरानी करती हुई हेलीकॉप्टर आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखो हमने बहुत जूम करके लिया, क्लोज करके लिया उसका, तो ये आपकी निगरानी कर रहा है। और अब हम नहाने पहुँच जाते हैं, और दोस्तों उसके बाद का जिक्र हम आपको बाद में करेंगे। फिलहाल हम नहा लेते हैं और आपको ये भीड़ देखो हम दिखा रहे हैं। और ये हमारा भाई बना रहा है, हम तब तक डुबकी लगा रहे हैं, है ना, तो डुबकी लगा लिया जाए, स्नान कर लिया जाए और कुछ पाप धुल लिए जाए। और देख रहे हैं आप, तो काफ़ी भीड़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। और अब यहाँ पर हम लोग अब टीका लगवा रहे हैं, चंदन जो लगवा रहे हैं, हमारी माता जी भी लगवा रही हैं, तो अभी हमारे सभी परिवार के सदस्य लोग जो है लगवाएंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं, ये सब कुछ चल ही रहा है। तीसरी बात हमारी ये है कि चीनी यात्री जो हुइनसांग था,
उसने भी दोस्तों इस मेले का जिक्र अपनी यात्रा वृत्तांत में किया है और हर्षवर्धन द्वारा आयोजित कुंभ मेले में स्नान किया है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि कुंभ मेला बौद्धों का है। दोस्तों उनका कहना है कि इसको शुरू करने वाले बौद्ध थे, जबकि ये बात सरासर झूठी है। दोस्तों अब हमारा भी नंबर आने वाला है, तो पहले हम लगवा लेते हैं, उसके बाद हम इसके चर्चा करेंगे। तो है ना, हमने कि रुक जाएं, आपका महत्वपूर्ण बात है, तो ये महत्वपूर्ण बात बताने के लिए मैं थोड़ा सा ये काम करवा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये सारी बात बताता हूँ, है ना। तो इंतज़ार कर लेते हैं हम भी थोड़ा सा, बच्चा लगवा रहा है, उसके बाद जो है वेट कर लेते हैं, आपको दिखा दें, है ना। ये लगा इसको और सभी लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, चंदन लगवा रहे हैं, है ना। नहाने का अलग ही मजा है। और आइए आगे मारी, ये हमने भी सब लगवा लिया और महादेव का त्रिशूल बन गया है। ये लिखते हैं। तो दोस्तों अब बात हम करते हैं कि बहुत सारे लोग ये कहते रहते हैं कि कुंभ मेला तो बौद्धों का है, तो उनका ये कहना है कि बौद्धों का है, तो हम आपको स्पष्ट कर दें ये सरासर झूठी बात है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हर्षवर्धन ने अपने किसी भी अभिलेख में खुद को बौद्ध नहीं कहा, बल्कि उसने महेश्वर यानी शिव भक्त। दोस्तों तो हर्षवर्धन जब हिंदू थे, सनातनी थे, तो कुंभ मेला इन बौद्धों का कैसे हो गया? कुंभ मेला भी तो हिंदुओं का हुआ कि नहीं हुआ? जब हर्षवर्धन उनके नहीं हुए, वो भी हिंदू थे, तो कुंभ मेला इनका कैसे हो गया? दोस्तों चौथा पॉइंट हमारा है कि जो 1398 में तैमूर था, वो जो उसका हिंदुओं के प्रति जो सहिष्णुता थी, उसने क्या किया, दिल्ली को ध्वस्त किया पहले और फिर हरिद्वार की ओर वो कूच कर गया और उसने हजारों श्रद्धालुओं का नरसंहार किया। ये इसके पीछे कहानी है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, जो हमारा ब्लॉग है कुंभ मेले का, और इस चैनल पर और भी ब्लॉग ऐसे आते रहेंगे दोस्तों, जैसे कि आपने हमारे फर्स्ट क्लास नॉलेज नामक चैनल को प्यार दिया है। आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को भी प्यार देंगे, और वीडियो अगर पसंद आया है, ब्लॉग पसंद आया, तो उसको आप लाइक कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कीजिए, ताकि लोग कुंभ मेले की सच्चाई को जान सकें और इसकी जो कहानी, ऐतिहासिक कहानियाँ हैं, धार्मिक कहानी है, उसको लोग जान सकें। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस परिवार का अभिन्न हिस्सा बनिए, और हम आपके लिए ऐसे ब्लॉग लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारा इंतज़ार कीजिए और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।